नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। 222 सेकंड का वीडियो, जी हां, 222 सेकंड के वीडियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से एक्सपोज कर रख दिया है। 222 सेकंड के वीडियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाई को एक बार फिर से, जी हां, मैं शब्दों का चयन पूरी सावधानी के साथ कर रहा हूं। 222 सेकंड के वीडियो ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाई को एक बार फिर से देश की जनता के सामने ला दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी का मिशन क्या है। विजन की बात तो जाने दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी का मिशन क्या है और उनके इस मिशन के चक्कर में इस देश का आम आदमी, इस देश का गरीब आदमी, इस देश का मध्यम क्लास का आदमी कैसे पिस रहा है दिन प्रतिदिन लगातार, जिसकी आमदनी घटती जा रही है, न रोजगार का ठिकाना है, न शिक्षा का, न स्वास्थ्य का। बस बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच सोनिया गांधी भी सक्रिय हो गई हैं। और सोनिया गांधी की सक्रियता के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठकर निकलकर सामने आ रहा है कि अब आखिर एनडीए गठबंधन कब तक एकजुट रह पाएगा। और मेरी इस थ्योरी पर सवाल उठाने वाले लोगों को याद दिला दूं, अटल बिहारी वाजपेयी का दौर, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, पूरे भारत में इस बात की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था उस समय कि सोनिया गांधी, जिन्हें ढंग से हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी, टूटी फूटी हिंदी बोलने वाली सोनिया गांधी पैदल चली जाएंगी रामविलास पासवान के घर पर, और उसके बाद इस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक उस तरह का माहौल बन जाएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता को लोकसभा चुनाव में हराकर 2004 में सोनिया गांधी सत्ता से बाहर कर देती है। कारण उस समय भी रामविलास पासवान के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से अलग होने का नरेंद्र मोदी ही थे, और आज तो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी सत्ता में है। तो 222 सेकंड के वीडियो ने कैसे नरेंद्र मोदी को एक्सपोज कर दिया और कैसे अब एनडीए गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सोनिया गांधी की सक्रियता के मायने क्या है। इन तमाम चीजों को एक एक करके आपके सामने रखूंगा, लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ। पिछले कुछ महीनों में आपने हर तरीके से प्यार दिया, साथ दिया, सहयोग दिया, समर्थन दिया, लेकिन इसको बंद मत कीजिएगा। हमें और हमारी पूरी टीम को, व्यक्तिगत तौर पर संतोष पाठक को और संतोष पाठक ऑफिशियल की पूरी टीम को आपके हर तरह साथ, सहयोग, समर्थन की जरूरत है। तो जो सब्सक्राइब करने की रफ्तार है, जो मेंबर के तौर पर ज्वाइन करने की रफ्तार है, लाइक करने की रफ्तार है और कमेंट करने की रफ्तार है, इन चारों रफ्तारों को कम मत होने दीजिएगा। आप हैं तो हम हैं, और आप हैं तभी हमारे आवाज की बुलंदी है। और अब आते हैं आज के एजेंडे पर। रात के अंधेरे में एक बार फिर से संसद भवन का बेजा इस्तेमाल करते हुए बहुमत के दम पर नरेंद्र मोदी ने एक बड़े कानून की असली आत्मा को मार दिया। सिर्फ महात्मा गांधी का नाम ही नहीं हटाया, बल्कि मनरेगा जिस लिए बना था, बल्कि मनरेगा पहले नरेगा था, बाद में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया, तो जिस लिए मनरेगा बना था उसके मूलभूत सिद्धांत को एक तरह से तार तार कर दिया, खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि सरकार के पास देने के लिए पैसा नहीं है, सरकार के पास फंड नहीं है। क्यों? क्योंकि फंड तो कहीं और लुटाया जा रहा है। बैंकों की हालत खस्ता है, सरकार की हालत खस्ता है, सरकार पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, और भारत सरकार पर बढ़े हर कर्ज की देनदारी मेरे और आप पर है, इस देश के 143 करोड़ भारतीयों पर है। इस बात को भूलिएगा मत। नरेंद्र मोदी अपनी जेब से पैसा नहीं देंगे। जो कर्ज वो बढ़ाते जा रहे हैं इस देश पर, वो कर्ज, उसकी अदायगी इस देश की जनता को ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने मनरेगा एक तरह से खत्म कर दिया। सिर्फ कानून ही नहीं बदला, मनरेगा को एक तरह से खत्म कर दिया। नाम क्या डाला? जी राम जी। अरे भैया, यहां तो बजरंग बली भी अगर भगवान राम के साथ संवाद करते हैं तो उसमें भी समानता का भाव होता है, उसमें भी बंधुत्व का भाव होता है। जी राम जी कुछ इस तरह का अभिवादन वाला भी शब्द नहीं है। और लोग जब भी राम जी का जिक्र करते हैं तो सीता मैया को लोग कैसे भूल सकते हैं और बजरंग बली को कैसे भूल सकते हैं। इसलिए जब भी राम जी का जिक्र आता है तो जय सिया राम कहते हैं। मैं खुद सीतामढ़ी की धरती से आता हूं तो जय सिया राम का शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने भगवान राम को भी राजनीति के मैदान में घसीट दिया, जी राम जी। अब पता नहीं कैसे उसके फुल फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म कैसे जी राम जी निकाला गया। ये जानबूझकर इसलिए निकाला गया ताकि लोगों का असली ध्यान उस बात पर ना जाए कि भैया पहले पूरा पैसा भारत सरकार देती थी मनरेगा के लिए, अब 60% देगी।
पहले सामान के लिए 75% देती थी, अब कम देगी। और क्यों देगी? अब राज्य सरकारों को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। क्यों खर्च करना पड़ेगा? क्योंकि भारत सरकार के खजाने में पैसा ही नहीं है। लब्बो लुआब, यानी एक सामान्य आदमी की भाषा में मैं आपको समझाऊं तो सामान्य आदमी की भाषा तो यही है। अरावली पर्वत को बचाने को लेकर एक अभियान चला हुआ है, उससे भी जुड़िए आप तमाम लोगों से कहूंगा, क्योंकि अरावली पर्वत की श्रृंखला खत्म हो जाएगी तो राजस्थान का जो हरा भरा इलाका है वो भी मरुभूमि में तब्दील हो जाएगा। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली भी सांसें लेने में अलग अलग तरह की मुश्किलों का सामना करता हुआ नजर आएगा। अभी ही प्रदूषण की हालत क्या है और कोई उस पर चर्चा करता नहीं है। तो अब सोनिया गांधी मैदान में उतर गई है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में उतरी थी। और सोनिया गांधी ने 222 सेकंड का वीडियो, जी हां, सोनिया गांधी ने 222 सेकंड का वीडियो जारी कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी तरह से कलई खोल दी है और सीधे सीधे मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी की एक अलग तरह की छवि गढ़ दी गई है। राहुल गांधी विदेश दौरों पर जाते हैं, सदन से गायब रहते हैं, तो प्रियंका गांधी को भाव दिया जाता है और उस तरह की खबरें प्लांट करवाई जाती है गोदी मीडिया और बड़े पत्रकारों के द्वारा, जिससे दोनों भाई बहन में लड़ाई हो। यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आपस में लड़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर दो ध्रुव बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। और इस बीच सोनिया गांधी का खुद मैदान में उतरना, जबकि उनकी तबीयत के बारे में हम सब जानते हैं कि किस तरह से लगातार खराब रहती है और तमाम राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, बल्कि ऑफ द रिकॉर्ड अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी बात करें ना, तो वो भी आपको यही कहेंगे कि अगर राहुल गांधी की बजाय सोनिया गांधी से उनका मुकाबला होता, सोनिया गांधी अगर राजनीति में सक्रिय होती, तो फिर 2019 और 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जीत नहीं पाते। 2014 का चुनाव एक अलग ही चुनाव था। 2012 में कैसे आंदोलन की शुरुआत हुई, अन्ना आंदोलन, अरविंद केजरीवाल के आंदोलन से कैसे भ्रष्टाचार को लेकर एक मनमोहन सिंह सरकार की छवि बना दी गई, उस छवि का किस तरह से फायदा उठाया गया, कैसे इस्तेमाल किया गया, फेसबुक और ट्विटर का कैसे इस्तेमाल किया गया, लोगों के दिमाग से किस तरह से खेला गया। 2014 का चुनाव बिल्कुल अलग चुनाव था। लेकिन अगर सोनिया गांधी पूरी तरह से सक्रिय होती, पार्टी की कमान पूरी तरह से उनके हाथ में होता, तो 2019 और 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए जीत पाना उतना आसान नहीं होता। तो अब मैं 222 सेकंड के उस वीडियो पर आता हूं और 222 सेकंड के उस वीडियो को कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से जो है वो शेयर किया गया है। सोनिया गांधी उस 222 सेकंड के वीडियो में क्या कहती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 20 साल पहले कैसे मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के काल में संसद में मनरेगा कानून आम सहमति से पास किया गया था, जिसका फायदा, ये क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा इस देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला था। खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया, साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत मिली। मनरेगा के जरिए, ये सोनिया गांधी ने कहा कि मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की एक ठोस कदम उठाया गया। पिछले 11 साल में, 11 साल पहले 2014 का नरेंद्र मोदी का वो भाषण मुझे आज भी याद है, क्योंकि सदन में मैं भी मौजूद था। उस 2014 के उस भाषण में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मनरेगा को वो जीवित रखेंगे ताकि वो कांग्रेस सरकार की विफलताओं को गाजे बाजे के साथ इस देश के लोगों को बताते रहे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो आपके 17 साल, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी और 11 साल आपके, यानी 17 साल के कार्यकाल की कौन सी बड़ी उपलब्धि है? आप भी बता दीजिए, आप जनता के साथ क्या कर रहे हैं। खैर, सोनिया गांधी ने आगे ये तमाम चीजें कही कि कोविड के काल में कैसे ये संजीवनी साबित हुई, और फिर उन्होंने बुलडोजर का जिक्र कर दिया कि किस तरह से मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। और असली बात भी सोनिया गांधी ने पकड़ ली कि न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, जो मैं लगातार बोल रहा हूं, महात्मा गांधी का नाम हटाकर जी राम जी इसलिए दिया गया ताकि असली मुद्दे से लोगों का ध्यान भटक सके। और सोनिया गांधी ने उसको एक तरह से पकड़ लिया और उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए, मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब किसको कितना, कहां और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। कांग्रेस के योगदान के बारे में बात कही। और सबसे आखिर में जो सोनिया गांधी ने कहा, उसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि हम
इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद। सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी। ये सोनिया गांधी का बयान, सोनिया गांधी का वीडियो, और जैसा कि मैंने कहा कि 222 सेकंड का वीडियो। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, अब इससे असर क्या पड़ेगा? देखिए, एक बात तो बिल्कुल सच है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अगर राहुल गांधी ने सक्रियता दिखाई होती तो शायद नीतीश कुमार उस तरफ ना जाते। डर यही था। इसी डर की वजह से सांसदों की बैठक नहीं बुलाई पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बल्कि एनडीए गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को सीधे सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर बुला लिया, 7 लोक कल्याण मार्ग पर बुला लिया। और जब वहां पहुंचे चंद्रबाबू नायडू, जब वहां पहुंचे नीतीश कुमार, जब वहां पहुंचे एकनाथ शिंदे, जब वहां पहुंचे अजीत पवार, तो इन तमाम नेताओं के सामने एक कागज डाल दिया गया जिसमें मोदी सरकार के 10 वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए फिर से सरकार बनाने का दावा एक तरह से पेश कर दिया गया। इसलिए कि कहीं नीतीश बाबू का मन न बदल जाए, इसलिए कि कहीं चंद्रबाबू नायडू के सामने कोई बड़ा ऑफर ना आ जाए और उसके बाद एक रस्म अदायगी के तौर पर संसद भवन के पुराने परिसर, जिसको अब संविधान सदन का नाम दे दिया गया है, उसके सेंट्रल हॉल में एनडीए सांसदों की बैठक बुलाई गई। जी हां, वही बैठक जिसमें सदन के अंदर यानी सेंट्रल हॉल के अंदर आपको नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए नजर आए होंगे। वही बैठक जिसमें नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू के कद को इनडायरेक्टली छोटा करते हुए पवन कल्याण की तारीफ करते हुए कहते हुए नजर आए होंगे कि ये तो पवन नहीं है, ये आंधी है। मैं उसी बैठक का जिक्र कर रहा हूं जिसको रस्म अदायगी के तौर पर बुलाया गया था। और कहने वाले यहां तक कहते हैं कि आज भी अगर सोनिया गांधी सक्रिय होकर कोशिश करे तो नीतीश कुमार बहुत ज्यादा देर तक एनडीए गठबंधन में रह नहीं पाएंगे। चंद्रबाबू नायडू की अपनी समस्या है, उस समस्या को समझिए। चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में किससे लड़ना है? वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मुखिया जगनमोहन रेड्डी से। चंद्रबाबू नायडू को जेल किसने भेजा? जगनमोहन रेड्डी के पिता ने भेजा था आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए, जब वो संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और जगनमोहन रेड्डी ने भी भेजा जब वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो उनको अपना हिसाब किताब जगनमोहन रेड्डी से बराबर करना है। एक बड़ा अच्छा मौका उनके हाथ में आया है। अडानी के खिलाफ अमेरिका में एफआईआर है जिसके तार आंध्र प्रदेश से जुड़ते हैं। चंद्रबाबू नायडू अगर सही तरीके से उसकी जांच करवा ले तो जगनमोहन रेड्डी को जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन कैसे करवाएंगे? साहब के दोस्त के खिलाफ कैसे जांच करवाएंगे? वो आंध्र प्रदेश में अपने राजनीतिक स्कोर को सेटल करना चाहते हैं, लेकिन साहब तो हर कीमत पर अपने दोस्त को बचाना चाहते हैं। और इसलिए चंद्रबाबू नायडू को भी ये सूट करेगा कि अगर कोई वैकल्पिक सरकार बने केंद्र की राजनीति में तो शायद वो अपना हिसाब किताब बराबर कर सके। फिर वो ये ना देखेंगे कि उद्योगपति किनके मित्र हैं, वो धन्ना सेठ किनके मित्र हैं, फिर तेजी से कार्रवाई होगी। तो चंद्रबाबू नायडू को भी ये सूट करता है। नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जिस तरह से नीतीश कुमार की छवि बनाई जा रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार को चुनाव से पहले हटाने का एक तरह से अभियान चलाया गया, जिस तरह से नीतीश कुमार को लगातार अपमानित करने का एक तरह से अभियान चलाया जा रहा है, और बार बार नीतीश कुमार को, अभी कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार के एक करीबी अधिकारी को राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह और संजय झा दोनों लेकर अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। अब संजय झा का अमित शाह से मिलना, लल्लन सिंह का अमित शाह से मिलना, चलिए एक पल को इसको माना जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी का अमित शाह से मिलना, और उसमें भी अमित शाह द्वारा यह सवाल पूछना कि भैया नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकार को लेकर क्या सोच रहे हैं, अपने उत्तराधिकारी को लेकर क्या सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को खबर नहीं है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सपने के बारे में उनको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाना चाहती है। नीतीश कुमार इन सब बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। एकनाथ शिंदे के साथ कैसे क्या हो रहा है, उनके नेताओं को बीजेपी में कैसे शामिल किया जा रहा है, एक के बाद एक उनकी पार्टी को तोड़ने की कैसे कोशिश की जा रही है, और अजीत पवार के कोटे से महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री बने नेताओं की एक के बाद एक विदाई कैसे हो रही है। और बाकी जब ये तमाम लोग आ जाएंगे तो कई अन्य लोगों को भी अपना स्कोर सेटल करना है। भैया जयंत चौधरी कैसे भूल पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस ने उन पर लठ बरसाए थे? कैसे भूल पाएंगे जयंत चौधरी कि यही मोदी सरकार है जिन्होंने उनका घर खाली, उनके पिता का घर खाली करवाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा दिया था? कैसे भूल पाएंगे चिराग पासवान कि जब बुरा समय आया था तो यही भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी तोड़ दी, उनका परिवार तोड़ दिया, उनके पिता का घर खाली करवा लिया।
और आवंटित कर दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, ताकि वो कभी भी चिराग पासवान अपने नाम से आवंटित न करवा सके। तो दर्द सबके दिल में है, दुख सबके दिल में है, लेकिन वो कहावत है ना, इसको शब्द से मत लीजिएगा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तो अगर सोनिया गांधी सक्रिय होती हैं, और चाहे नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो या एकनाथ शिंदे हो या चिराग पासवान हो, इनमें से कोई भी एक आगे बढ़कर अगर ये फैसला कर ले कि हमें घंटी बांधनी है, तो फिर घंटी बज जाएगी। दोस्तों याद कर लीजिएगा, चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जो अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत ज्यादा ताकत नहीं थी उनके पास लोकसभा में, लेकिन उन्होंने ये सोच लिया कि मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से निकलना है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी को, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस पद से ना हटाए, तो अटल बिहारी हटा नहीं पाए, तो रामविलास पासवान ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से इस्तीफा दे दिया। उसी तरह की स्थिति चिराग पासवान के सामने भी आ सकती है। चिराग पासवान तो फिर भी थोड़ी सी ज्यादा ताकत रामविलास पासवान से अब रखने लगे हैं बिहार की राजनीति में, तो सिर्फ शुरुआत करने की देर है, और सोनिया गांधी के मैदान में उतरने के बाद यह शुरुआत हो सकती है। इस 222 सेकंड के वीडियो को भी हम दिखाना चाहते थे, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं। आप कांग्रेस के ऑफिशियल जो एक्स अकाउंट है उसी पर जाइए, वो 222 सेकंड का पूरा वीडियो सोनिया गांधी का आपको उस पर दिखेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कि सोनिया गांधी ने जो कहा, मनरेगा के साथ जो नरेंद्र मोदी ने किया, वो कितना गलत था। सोनिया गांधी ने जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है, और सोनिया गांधी के सक्रिय होने के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन ही नहीं जी, विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं का ही मनोबल नहीं बढ़ेगा, बल्कि एनडीए गठबंधन के नेताओं में भी थोड़ी सी ऊर्जा आएगी। आप इस बात से कितना सहमत है? बल्कि इसमें मैं एक लाइन और भी जोड़ देता हूं कि सोनिया गांधी अगर सक्रिय होंगी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की परेशानियां बढ़ाने के लिए अगर सक्रिय होंगी, एनडीए गठबंधन के नेताओं के बोल निकलने शुरू होंगे, तो मुस्कुराहट भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के चेहरे पर भी आएगी जो गुजराती लॉबी से त्रस्त है, या साफ शब्दों में कहूं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से त्रस्त है। आपका क्या मानना है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा लाइक। शेयर कर दीजिएगा 2-4 लोगों तक, और कमेंट करके हमें अपने विचारों से जरूर अवगत कराइएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आप मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।